बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी जिसमें हमने कल बात की थी आपके समक्ष। हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स के बारे में। तो हमने प्राइम नंबर्स के बारे में कल बात कर लिया था और प्राइम नंबर्स को हमने समझ लिया था। यानी हमने कौन कौन से नंबर समझ लिए वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए, है ना। तो हमने कल संख्या पद्धति पढ़ी थी जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की। आज क्या कवर करने वाले हैं उसके आगे चलेंगे। तो हमने बता दें आपको, हमने कल नेचुरल नंबर पढ़े, इवन ऑड, भाज्य, अभाज्य, यानी हमने ये संख्याएं पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ण वोल नंबर्स की, ठीक है ना। तो वोल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक काल्पनिक क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है और इन पर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्कआउट करती है, ये सब आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। नमस्कार पंकज जी, कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते। चलिए शुरुआत करें। ओके, तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट की और हम बढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पहले पूर्णांक मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं, क्या पूर्णांक होते हैं, क्यों इनको पूर्णांक बोला जाता है। इंटीजर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पूर्णांक क्या है, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको। पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में आप अंतर स्थापित नहीं कर पाते। तो पहले हम पूर्णांक को समझ, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं या फिर इनको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर्स का मीनिंग क्या है कि देखो अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो अपने आप में पूर्ण थी। पूर्ण अंक मीन्स पूर्ण अंक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि आप जिन भी संख्याओं को पढ़े हैं, आपने नेचुरल नंबर पढ़ी, ओके पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जनरली कह सकता हूं कि जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं, वो प्राकृत संख्याएं, कॉमा सभी संख्याएं प्राकृत को नेगेटिव कर दिया गया, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसी को कहा जाता है पूर्णांक, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या, प्लस माइनस और जीरो। तो उसको इंटीजर के नाम से जाना जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का एन अप टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू। ये आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं चार्ट, ये चार्ट आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। नहीं, जब नंबर लाइन पढ़ते हैं तो ऐसी संख्याएं आपको लिखी मिल जाती है जब आप किसी भी ग्राफ को बनाते हैं, नॉल मिल जाता है ना। तो बस वही समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक देखें तो नेचुरल नंबर है, यहां से यहां तक देखें तो ई नेचुरल नंबर को हमने नेगेटिव कर दिया और प्लस जीरो। इन सबका कॉम्बिनेशन बनता है तो उसी को पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंटीजर कहा गया तो आगे क्या समझे, तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इसमें से दो कैटेगरी निकली, एक आई आई प्लस, एक आई आई माइनस। आई प्लस का मतलब क्या है कि इन सभी प्लस वाली संख्याओं को मैं एक तरफ निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू एन। और जब हम आई नेगेटिव की बात करते हैं तो हमने नेगेटिव भी निकालनी, -1, -2, -3 अप टू -n। अब क्या देखा आपने, कुछ इस तरह की बात हो गई कि परिवार में दो लोग रहते थे, मियाँ बीबी रहते थे। अब दोनों का झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए ना, संबंध विच्छेद हो गया। तो प्लस वाली संख्या एक तरफ चली गई, माइनस वाली एक तरफ चली गई, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। तो ये जीरो बच गया बेचारा जो किसी के साथ नहीं गया। जीरो को प्लस में ने भी नहीं लिया, माइनस ने भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जीरो के साथ प्लस का सिंबल नहीं था, माइनस वाले से माइनस का सिंबल नहीं था। तो कहानी बिगड़ गई, जीरो अलग हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जीरो पर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी जीरो एक उदासीन नंबर है। उदासीन क्यों हुआ, उदासीन का मतलब क्यों क्यों हुआ, उदासीन यानी न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि जीरो को ना ही तो प्लस वाली कैटेगरी में रखा गया ना ही माइनस वाली कैटेगरी में रखा गया। तो ये बात बड़ी बुरी लगी जीरो को। तो यहां पर अगर मैं आई प्लस की बात करता हूँ प्लस संख्या, आई माइनस की करता हूँ सिर्फ माइनस संख्या है, तो जीरो को नहीं रखा। तो जीरो को बहुत बुरा लगा, जीरो बैठा बैठा सोच रहा था मुझे यार तो परिवार से बाहर निकाल दिया। तो तभी एक महान व्यक्ति ने कहा तू टेंशन मत लियो, जीरो चिंता मत करो, जब तक तुम साथ में नहीं जाओगे वो अधूरी रहेंगी। इसीलिए जब जीरो को इन
पॉजिटिव इंटीजर के साथ रखा गया, इनका नाम बदल गया और यही हो गए वोल नंबर। इनको बोला गया वोल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। कौन कौन सी होगी? तो जो 0 से स्टार्ट होती। बात समझ में आ रही है? तो अगर नेचुरल नंबर में 0 को रख दिया गया, क्योंकि 0 को किसी ने नहीं रखा था, तो पूर्ण मान ली गई कि भाई 0 भी तो परिवार का हिस्सा है, आप इसको कैसे निकाल दोगे? अब जैसे ये जुड़ा तो ये संख्या पूर्ण संख्या के रूप में जानी गई। इज इट क्लियर? तो ये i प्लस i माइनस क्या है, समझ में आया? आपको ये भी समझ में आया कि वोल नंबर्स कब बने, क्यों बने? तो यहाँ पर कुछ सवाल आपके सामने आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं, है ना? तो देखते हैं क्या पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो उसने कहा, जैसे मैंने कहा i का मान क्या था मेरे सामने, आपने कहा कि सर माइनस का n, माइनस 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 का 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस। और हमने जब बात की तो i प्लस एक तरफ निकाला तो क्या आया? ये पॉजिटिव नंबर आ गए। इनको क्या बोला आपने? ये हो गए 1, 2, 3, 4 अप टू n। जब आपने i माइनस की बात की तो क्या निकला बाहर? आपने कहा माइनस का 1, -2, -3 अप टू माइनस का n। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से बात बनी। तो सवाल पहला पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकला दिमाग से कि भाई मुझे ये बताओ कि सबसे, इंग्लिश में भी लिखूंगा अभी, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी? सवाल पूछे गए एग्जाम में, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो कौन सा हुआ? तो सब पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्या लिखा है? दैट इज 1। तो क्या होगा? 1। अगर वो आपसे पूछे ग्रेटेस्ट, तो नहीं होगा। पंकज सही करो। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो वो क्या हो गया? ध्यान रखिएगा, अगर वो सबसे बड़ी, क्योंकि बड़ी का तो कोई पता ही नहीं है ना, देखो 1 2 3 4 5 एन कहां तक चला जाए, तो हम कह सकते हैं ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड। या अगर क्वेश्चन में लिखा है n, तो आप इसको n बोल सकते हैं, क्योंकि इसको तो आप इवेल्यूएट कर ही नहीं सकते ना भाई, n का तो कोई सीमा ही नहीं है, कहां तक पढ़ ले वो। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अच्छा, अगर सवाल मुझसे आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी होगी, तो क्या लिखेंगे आप? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, तो क्या लिखेंगे आप? आपने कहा सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होनी चाहिए? दैट इज -1, यानी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इट ऑलवेज बी -1, क्योंकि -1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये समझ में आ रही है बात आपको जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आई है और हमने देखा आपका जवाब भी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप प्लीज प्रिपेयर रहिएगा इन सवालों को लेकर, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सवाल आपको पता भी होने बहुत जरूरी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। एक और, अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा, ये तो होगी पूर्ण। अब क्वेश्चन थर्ड ये बना, तो फोर्थ एक और निकल सकता है। वो क्या कुछ पूछता है? वो पूछता है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक। तो वो क्या होगी? हम कहेंगे हम उसको ज्ञात ही नहीं कर सकते, नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो अगर हम यहाँ देखें -1 -2, तो सबसे छोटा तो -1,
बड़ा तो पता है -1 है, लेकिन -2 -3 जितने भी नेगेटिव में जाओगे उतने वो छोटे होते चले जाएंगे। तो -n का कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं है, तो ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर बोलेगा माइनस का। ऐसे ही अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो वो क्या होगा, दैट इज नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं है पंकज जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली थ्योरेटिकल सेशन में सबको मजा नहीं आता, लेकिन मैंने पूरा कोर्स स्टार्ट किया है कि मैं पूरा कोर्स जो है तरीके से पढ़ाऊंगा और उसका एक प्ले लिस्ट बना दूंगा फिर, तो जिससे कि जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे, ज्यादा हो कम उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपने कहा 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाता है जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो दैट इज 0, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में आप 0 को जोड़ दो तो वो संख्या क्या बन जाएगी, वो पूर्ण बन जाएगी, और सबसे छोटी वही तो होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए, और ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया पूर्णांक समझ, अब पूर्णांक पर प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात किया था, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या थी उसको भी समझ लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने कल भी आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, फिर बता देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब सेम दो प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को आप कैलकुलेट करते हैं, एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं, और रिजल्ट आपको सेम प्रॉपर्टी का मिल जाता है, उसी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पूर्णांक में कहां कहां लगेगी, लेट्स सी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा प्लस का ऑपरेशन, ये हमारा, हाँ। और एक बात है, अगर किसी ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसके सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो वो आपके लिए बहुत तभी समझ में आएंगी सारी बातें, क्योंकि मैंने वहां बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो हम बात करेंगे टू इंटीजर्स, हम दो इंटीजर पर ऑपरेशन करेंगे, कौन सा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड। तो हम प्रूफ करेंगे कि क्लोजर है कि नहीं है। अब क्लोजर का मतलब क्या है, समवर्क है कि नहीं, और समवर्क का मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना? तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस की। अगर मैं दो इंटीजर लेता हूं, आपने कहा ओके मैंने लिए एक 8 इंटीजर, एक लिया मैंने 3 इंटीजर, दोनों को ऐड करें, 11 भी तो इंटीजर है ना। अगर मैं 8 में 3 को ऐड करूं तो 11 जो आया वो भी तो इंटीजर है, वो भी तो पूर्णांक है ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने -5 में माइनस का 6 जोड़ दिया, तो कितना वो माइनस का 11, ये भी तो इंटीजर ही है ना। आपने कहा मैं 15 में प्लस का -5 जोड़ता हूं तो 10, ये भी तो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर क्या है, -n से लेकर +n तक के बीच में आने वाली सभी संख्याएं क्या है, वो इंटीजर है। राइट ऑफ, मैंने कहा -6 में प्लस का 6 जोड़ दिया तो 0, 0 भी इंटीजर है ना। तो यानी इस पर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रॉपर्टी लागू हो रही, अप्लाई हो गई। अगर हम बात करते हैं टू इंटीजर्स के साथ सब्ट्रैक्शन करने का, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, आपने कहा सेम प्रोसेस है भाई, -8 में आप माइनस का 3 हटा दो तो -11, आपने कहा 4 में आप -5 कर दो तो -1, वो भी इंटीजर है। यानी यहां पर भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी क्लोजर की, यस, क्योंकि दो इंटीजर्स को जोड़ने पर इंटीजर मिलता है, दो इंटीजर्स को यानी दो पूर्णांक को हटाने पर भी आपको पूर्णांक वैल्यू मिलता है। मल्टीप्लाई की बात करें, आपने कहा ओके अगर मैं 4 में 8 की गुणा करूं तो 32, मैं -3 में 2 की मल्टीप्लाई करूं तो -6, मैं 4 में -7 का मल्टीप्लाई करूं तो -28। ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है ना, 32 भी, -6 भी और 28 भी, तो यहां पर प्रॉपर्टी लिखते हैं यस। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर मैं 2 में 8 का डिवाइड कर दो क्या आएगा, आपने कहा 1/4, तो क्या 1/4 पूर्णांक है, आप कहेंगे नो,
1/4 इज नॉट द इंटीजर, 1/4 तो इंटीजर है ही नहीं, तो उसको हम क्रॉस कर दें तो यहां पर प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ये यस, ये भी यस, ये भी यस और ये क्रॉस। तो क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि टू इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, इसे लिख सकते हैं ना। या हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को, कि दो पूर्णांक योग, घटाव व गुणन के साथ समवरक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगे। मेरे हिसाब से तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका मीनिंग क्या। तो ये क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई किस पर, इंटीजर्स। अब आपने इंटीजर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिए। अब आती बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज होते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं। मैं आपको परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं की तरफ अब लेकर चलता हूं और वहां पर मोड़ता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय। पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, परिमेय और अपरिमेय। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय पढ़ने से पहले आपको किसी चीज का नॉलेज बहुत होना जरूरी। वो क्या है, आपको दशमलव के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी, क्योंकि दशमलव के बारे में ही दशमलव ही डिपेंड करता है, दशमलव की ही प्रोसेस, दशमलव का कैलकुलेशन ही बताता है कि संख्या परिमेय अपरिमेय जो आपने रखी है उनका मीनिंग क्या है, उनका यूज क्या है। तो दशमलव, अब हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को ही समझ ले। तो जो दशमलव है ना दोस्तों, वो दो तरह का होता है। अब दशमलव को समझ लो, क्योंकि डेसिमल को समझना बहुत जरूरी है। दशमलव दो तरह का होता है, एक होता है अशांत, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, ठीक है ना। शांत को हम बोलते हैं टर्मिनेटेड, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड, इसको बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग, इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल। ओके, ये जरूर जानना है, क्योंकि दशमलव दो तरह का हुआ, एक शांत, एक टर्मिनेटेड, और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन रिक्यूरिंग, यानी वो रिपीट नहीं करता। एक होता है अशांत, जो टर्मिनेटेड नहीं होते, नहीं वो चलता रहता है और क्या करता है, रिक्यूरिंग में बार बार एक संख्या को रिपीट या किसी संख्या को रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं हम रिक्यूरिंग डेसिमल। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो, शांत दशमलव कैसे होते हैं, जैसे आपने 2 में 5 का डिवाइड किया तो आपने कहा 0.4, दशमलव कहीं ना कहीं जाकर के कट जाए, यानी एक वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, पूरी पूरी कट जाए, दशमलव के पहले कट जाए, दशमलव के बाद कट जाए। आपने कहा कट गई 2/5, तो 0.4 आ गया। आपने कहा ओके मैं 1 में 8 का भाग करता हूं, तो क्या होगा 0.125, तो किसी ना किसी प्लेस पर जाकर वो संख्या कट जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग संगीता जी, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम शांत, यानी वो शांत हो गया कहीं ना कहीं जाकर के। अभी जो अशांत वाली कैटेगरी है, ये जो अशांत वाली कैटेगरी है, ये फिर दो भाग में टूटती है। वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक भाग को बोलते हैं हम फिक्स पैटर्न, एक को बोलते हैं नॉन फिक्स। एक होता है फिक्स, एक होता है नॉट फिक्स्ड। अब फिक्स पैटर्न कैसा होता है, ऐसे पैटर्न जिनमें किसी एक संख्या का रिपीटेशन हो, यानी यहां पर क्या है, एक संख्या या एक पैटर्न, संख्याओं का युग्म बार बार आए, उसको क्या बोलते हैं, उसको फिक्स पैटर्न बोलते हैं। जैसे मैं 1 में 3 का डिवाइड करूं तो क्या होगा, अगर मैं 1 में 3 का भाग करूं तो क्या होगा, आपने कहा 0.3333333 ऐसे चलेगा ना अनंत तक। तो ये क्या है, फिक्स पैटर्न है, नहीं एक संख्या को डिवाइड करने पर एक फिक्स्ड पैटर्न आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, या एक नंबर 3 3 तो रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। इन दशमलव अशांत है लेकिन फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन नॉन फिक्स वाला कैसा है,
जैसे उसका आप बात करें पाई, अब जो पाई की वैल्यू हम जनरली क्या जानते हैं, 22/7 होती है। हम ये मानते हैं कि पाई एक 22/7 है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। एक्चुअल में रियलिटी में पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है। उस 22/7 को क्यों लिखते हैं हम, उस 22/7 को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो हमने एक वैल्यू उसके नियरेस्ट मान ली, जिसको बोला गया क्या, पाई का नियरेस्ट मान। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में जो पाई का मान है वो 22/7 होता ही नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रहेगी, क्योंकि पाई का मान अगर 22/7 हो जाता तो ये परिमेय बन जाती, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता, इसलिए इस संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि इसमें कितनी भी कोशिश कर लें आप, तो जो भी संख्या सामने आती है वो संख्या कुछ और ही बताती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिए, एक चीज देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे शायद आपको बताने में प्रसन्नता होगी और आप आसानी से समझेंगे भी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पाई का मान है वो 22/7 नहीं होता, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो फिर कितना होता है, किसी को पता है? अगर 22/7 नहीं होता तो कितना होता है? देखिए, तो अगर हम 22/7 की बात करते हैं आपसे, एक मिनट, आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है ना? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर 22/7 नहीं होता तो कितना होता है, लेट्स सी। तो आप स्क्रीन पर मेरे एक पिक्चर देख रहे होंगे, दिख रहा है ना आपको मेरी स्क्रीन पर एक फोटो? तो ये जो आपके सामने लिखा है, ये है पाई का मान, यानी, और ये बहुत छोटा मान है, क्योंकि पाई का मान जब निकाला गया तो पाई का मान निकालते निकालते सुपर कंप्यूटर को भी पसीने आ गए। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि मान निकाले, लेकिन क्या देखा उसने, 3 के बाद देखा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। कहीं भी देख लो आप, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? और ऐसा 10 ट्रिलियन टाइम बार हुआ, ऐसा 10 ट्रिलियन टाइम बार हुआ, तो अब कोई फॉर्मेट ही फॉलो नहीं हो रहा था। तो ऐसे दशमलव जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, वो अपने आप एक दूसरे के पीछे चलते चले जाते हैं और कोई भी फिक्स पैटर्न को नहीं बनाते, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अशांत दशमलव। तो वो इसमें आते हैं, पाई है, √2 है, वो भी इसमें ही आता है, √3 है, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है ना? तो अब समझ में क्या बात आई कि ऐसी संख्याएं जो इनको फॉलो करती, इन वाली चीजों को, वो सब तो होती हैं परिमेय, और जो इसको फॉलो करती है शांत दशमलव से, इस प्रॉपर्टी को, वो होती है अपरिमेय, जिनको आप इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जनरल परिभाषा इसकी क्या है वो मैं आपको आगे लिख देता हूं। अभी क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने? तो दशमलव को समझ में आया, दशमलव क्या होता है, अशांत और अशांत। शांत दशमलव में फिक्स, खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा, संख्या को खत्म। इस पैटर्न में एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जबकि नॉन फिक्स पैटर्न में ऐसे पैटर्न आते हैं जो सॉल्वेबल ही नहीं है, उनको हम मान लेते हैं कि चलो इसको इतना मान के कर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बता दूं यहां पर एक खास बात कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 22/7 का तो फिक्स पैटर्न है, 3.14752, 14572 दोबारा से रिपीट हो जाएगा, लेकिन पाई का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। तो याद रहेगा 22/7 इज रेशनल यानी प्राइम, और पाई क्या है, अपरिमेय इरेशनल क्वांटिटी। ओके, वेरी गुड। तो अब हमने बात की, कंडीशन यहां पर देख लेते हैं और हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं, इनको बोलते हैं रेशनल। अब रेशनल नंबर कौन से हैं? ऐसी संख्याएं जिनको आप लिखते हैं ना, जिनको जनरल परिभाषा तो यही है, जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, और जहां पर Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, P/0, यानी वो अनंत हो जाए, इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए 0 को बराबर 0 नहीं होना चाहिए Q का मान, जो डिनोमिनेटर है। अब जिनको P/Q के रूप में आप लिख पाए या उन कन्वर्ट कर पाए, उन्हीं को कहते हैं परिमेय संख्या। आप कह सकते हैं इसको ऐसे भी, यानी द नंबर which can be written in P/Q format where Q is not equal to 0. These numbers are known as rational number. अब जैसे मैंने कहा
2/3, 2, 1/3, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। कैसे, ध्यान से देखना, 1/3 को मैंने लिखा क्या है, परिमेय है, ये कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना भाई 0.3333 हम ऐसे करते हैं ना इसको अप टू अनंत, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.3 के ऊपर बार, और ये क्या मतलब होता है 3/9, 1/3 आ गया ना। तो यानी इस पैटर्न को, फिक्स वाले पैटर्न को हम कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न के रूप में। तो ऐसे पैटर्न जिनको आप कन्वर्ट कर देते हैं उन्हीं को परिमेय संख्या कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये अपरिमेय संख्या कौन सी होती है उनको भी देख लेते हैं। ये अपरिमेय संख्या क्या है इनको भी समझ। अब ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनका मीनिंग क्या होता है, इनको बोलते हैं इरेशनल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर का क्या चीज है? हाँ ये रेशनल होगी संगीता जी, 0 में 6 का भाग करते हो तो 0/6 एक रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन याद रखना 0/0 एक रेशनल नंबर में नहीं आएगा। ये नंबर कौन से होते हैं? ये नंबर बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, आप उनको P/Q के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते। क्यों? जैसे मैंने कहा पाई, अब भाई पाई को कैसे लिखोगे? अब पाई का तो हमें तोड़ ही नहीं पता कहां तक जा रही है, तो पाई किसी के समझ में ना आई। एक दिन पाई और सुपर कंप्यूटर की हो गई लड़ाई। पाई बोली ए मेरे भाई, सुना है तू है बहुत धराशायी, तू नहीं होता है धराशायी। कंप्यूटर बोला अरे पाई, मैंने अच्छे अच्छों की मुसीबत की और अच्छी संख्याओं की मेरे कारण शामत आई, तू क्या है, तुझे भी मैं कर दूंगा हल। तो पाई बोली ले भाई तू करके देख ले मुझे हल। तो पाई को करते करते 10 ट्रिलियन टाइम तक जब सुपर कंप्यूटर ने कोशिश कर ली तो बोला हे पाई तो मेरी समझ में भी ना आई। तो जब पाई सुपर कंप्यूटर की समझ में भी ना आई तो हमारी समझ में कैसे आई, है ना। इसीलिए इसका जो पैटर्न है फिक्स नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे पाई नहीं कर सकते आप, √2 को नहीं कन्वर्ट कर सकते √3, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल क्वांटिटी। गुड इवनिंग, इज इट क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस है, रेशनल और इरेशनल में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया। और याद रखना रेशनल और इरेशनल दोनों ही किसके भाग होते हैं? रियल नंबर के, वास्तविक संख्या का पार्ट होते हैं। ये किसके पार्ट होते हैं? वास्तविक संख्या का, हाँ रियल नंबर्स का ये पार्ट किसके होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब ये क्या है? अब तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, अब तक जितनी भी चीजें आपने जानी, वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये मुहावरा भी आया था आपके एमपी टेट। तो मतलब क्या है? जितनी भी आपने अब तक संख्याएं पढ़ी, जो मैंने आपको भी दिखाया था, देखो पीछे दिखाता हूं थोड़ा सा बैक करके, हमने जब स्टार्टिंग करी थी यहां से की थी ना। अब देखो ये है रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स में क्या है? सारी परिमेय संख्या, यानी नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे इसमें आ गए परिमेय में। और अपरिमेय में आपको मैंने बताया अभी कौन कौन सी संख्या है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो इन दोनों के बीच में तो संख्या आएंगी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या कर सकते हैं हम? तो रियल नंबर में क्या हो गया? जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, मतलब उनके पास रियल में क्या हुआ? परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को अगर हम बात करें तो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलकर के वास्तविक संख्याओं का निर्माण कर सकती हैं। तो इसमें चाहे सम संख्या हो, चाहे माइनस वैल्यू हो, चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यू हो, दशमलव वैल्यू हो, भिन्नात्मक मान हो, वो सब इसमें कवर्ड होते हैं, है ना। या आप इसमें देखो दशमलव वाला वैल्यू हो, भिन्न हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, ये सबको कंबाइन करती है। तो यानी हम बोले -8, ये भी क्या है? वास्तविक नंबर है। मैंने बोला 1/2, ये भी रियल नंबर है। मैंने बोला 0.5, ये भी रियल नंबर है। मैं बोलूं √2, ये भी एक रियल नंबर, ये भी वास्तविक संख्या है। मैं बोलूं √8, ये भी वास्तविक संख्या है। मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ 3, ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं वो सब क्या है? वो रियल नंबर्स में है।
तो यानी काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्या आप पढ़ते हैं, अब ये काल्पनिक क्या मैं आगे बताऊंगा, उन सबको आप रियल नंबर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स क्लियर हुआ, तो उसमें कुछ भी आप रखें सब रियल नंबर में आता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर है? गुड, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। तो आपको वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में पता लगा। तो अब इसके बाद एक संख्या आती, तो एक काल्पनिक नंबर क्या है ये तो पता होना चाहिए। सर ये काल्पनिक समझ में नहीं आया हमें, तो काल्पनिक को भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस पर पेपर 2 में बहुत सवाल आए हैं। अगर आप पेपर 2 की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे सवाल निकलते हैं काल्पनिक नंबर में। काल्पनिक संख्या जिनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इनको बोला जाता है। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है? अब देखो, जितनी भी संख्याएं आपने रियल पढ़ी, उन सब रियल संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक। उनको छोड़ दो तो काल्पनिक संख्या बन गई। अब ये काल्पनिक नंबर कैसे होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपके दिमाग में कि कैसे करें, काल्पनिक संख्या कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ। ये जो काल्पनिक नंबर है ये इमेजिनरी है। इनको जानने के लिए एक चीज का हम प्रैक्टिस आपको कराते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं वर्गमूल का 4 का निकालता हूं तो आपको क्या मिलता है? आप जनरली बोलेंगे सर हमें 4 का वर्गमूल निकालने पर 2 आता है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, 4 का वर्गमूल निकालने पर क्या आता है? प्लस और माइनस का 2 आता है। अगर आप 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस का 2 और माइनस का 2 आता है। इज इट क्लियर? या तो प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा। काल्पनिक नंबर इमेजिनरी करने का मतलब क्या है? या तो प्लस का 2 या माइनस का 2। इज इट क्लियर? क्यों आता है? क्योंकि जब आप 4 को सॉल्व करते हैं तो मैं उसको बता देता हूं क्यों आता है प्लस और माइनस का 2, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं √4 को x के बराबर मानूं तो आपने कहा ओके दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे, x² बराबर 4। या आप इसको लिख सकते हैं x² माइनस का 4 बराबर 0। ये हो गया x² माइनस 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं? आपने कहा x माइनस का 2, x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये क्या हुआ? x बराबर 2 और x बराबर -2। इसलिए जब आप किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 वैल्यू प्लस और माइनस की हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन हम जनरली क्या यूज करते हैं? ओनली प्लस का वैल्यू यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही वर्गमूल से कोई चीज बाहर निकलती है, अब इसका वर्गमूल आपने कैसे निकाला, ये तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अच्छा 4 का वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं? आपने बोला सर ऐसे निकालते हैं, फैक्टर कर लिए हमने 2 गुणा 2। क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जितने जोड़े बनेंगे वो बाहर चले जाएंगे, तो 2 का जोड़ा बना एक तो वो बाहर निकल गया, वर्गमूल खत्म। यही तो मतलब है। अगर मैं आपसे वर्गमूल निकालने की बात करूं, अच्छा मुझे बताओ 16 का वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो यहाँ पर जोड़े 2 2 के बाहर निकल गए, तो जो जोड़ा निकला बाहर तो कितना हो गया? 2 गुणा, तो ये 4 आ गया। ये बात समझ में आ रही है सबको? ध्यान से समझना, यही पॉइंट है जिस पर आपको चीज क्लियर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आए। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं मुझे बताओ कि 2√3 का मान कितना होगा अगर मैं इसको अंदर लेकर जाऊं? 2√3 का मतलब कितना होगा अगर मैं 2 को अंदर की तरफ भेजूं? आप बोले कि सर अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों? जब 2 अंदर जाएगा तो वर्गमूल के जब अंदर जाएगा तो जोड़े से तो जाएगा, जैसे जोड़े से बाहर निकल रहा था। भाई देखो जब आपने इसका वर्गमूल निकाला तो जोड़े से बाहर आया, अगर इसके अंदर भेजोगे तो जोड़े से अंदर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये √12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा मैं बोलूं, बताओ जरा एक बार इसका मान कितना है? 18 का वर्गमूल निकालो तो क्या निकालेंगे आप फैक्टर करेंगे कि भाई 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और जब इसको हल किया तो एक जोड़ा बाहर आ गया 3 का, 3√2 हो गया। या इसको मैं वापस कन्वर्ट करना चाहूं कि भाई 3√2 को करो तो क्या करोगे? आप करोगे √2, जब 3 इसके अंदर जाएगा तो जोड़े से जाएगा ना, तो कितना हुआ? ये हो गया √18। ये बात सबको पता है, ये बात सब जानते हैं, है ना। तो काल्पनिक नंबर को प्राप्त करने के लिए बस यही समझ में आना चाहिए आपको। आ गया। आपने एक बात क्या नोट की यहाँ पर, ध्यान से समझना कि इस वर्गमूल की क्या प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो अगर इसके अंदर यानी वर्गमूल के अंदर की ओर या बाहर की तरफ कोई भी संख्या आती जाती है तो उसका जोड़े में होना बहुत जरूरी है। यही मतलब है ना। अब कोई भी चीज इसके अंदर जाएगी तो देखो 18 से बाहर निकली तो जोड़े से बाहर निकलेगी, और 18 के अंदर इस 2 के अंदर 3 भेजेंगे तो वो जोड़े से जाएगा। तो जो भी संख्या जाएगी वो जोड़े से ही अंदर जाएगी, जोड़े से बाहर आएगी।
तो एक केस ऐसा मेरे सामने आ गया जहां पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही थी और मेरा काम खराब हो रहा था, मेरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा था। जैसे मैंने कहा बताओ √4 का वर्गमूल क्या है, माइनस का √4 का, ध्यान से समझना। अब √4 का वर्गमूल कैसे निकालूं? आप बोले सर बड़ा आसान है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस हमने बाहर निकाल लिया और 4 का वर्गमूल कर दिया तो माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने क्या देखा था कि वर्गमूल की प्रॉपर्टी माइनस तभी बाहर आएगा जब जोड़े से होगा। इस माइनस को तभी बाहर निकाल सकते हो जब ये जोड़े से होगा। अब ये सिंगल आपने बाहर कैसे निकाल दिया? अगर इसको ऐसे बाहर निकालोगे तो जो वर्गमूल की प्रॉपर्टी आपने समझी वो तो खराब हो गई, वो तो गलत हो गई। तो क्या करें? मैथमेटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो इसी जगह हमने एक नया कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई इसको सॉल्व तो करना है क्वेरी को। तो हमने क्या काम किया, हमने कहा कि भाई हम जो ये आई है ना, ये जो माइनस है 1, इसको i² मान लेते। तो हमने एक नंबर लेट कर दिया, काल्पनिक संख्या जिसको बोलते, इमेजिन कर लिया कि भाई जो i² होगा वो बराबर -1 होगा। अब कर लो इसको। तो हमने इस -1 की जगह क्या रख दिया, आपने कहा 4 × i²। अब इसका वर्गमूल निकालो, क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल फैक्टर के 2 × 2, i क्यों है तो i × i। अब जब इसका वर्गमूल निकला तो 2 और तो 2i इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो किसी भी वर्गमूल के अंदर से बाहर निकालने की समस्या को खत्म करने के लिए हमने आई को लेट किया जब माइनस की समस्या वर्गमूल के अंदर आती है। अभी तक आप माइनस बाहर ऐसे निकाल लेते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकलता वो, तो उसी को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। जब रूट के अंदर माइनस वैल्यू को सॉल्व करने की समस्या सामने आई तो हमने काल्पनिक नंबर का प्रयोग किया जिसको आयोटा के नाम से जानते हैं। और i² में क्या होता है, i² = -1 होता है और i की पावर 4 = 1 होता है। बात को याद रख लीजिए, 2 रूल क्लियर है। मंजू जी गुड इवनिंग, समझ में आ गई बात? कोई मेरा ऐसा साथी जिसको समझ में ना आया हो काल्पनिक नंबर के बारे में? तो काल्पनिक नंबर समझ में आए तो ऐसे नंबर जिनमें आयोटा हम यूज करते हैं। अब मान लिया मैं 16i की बात करूं कि भाई मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप ऐसे कि -16 का वर्गमूल निकालो, तो क्या करेंगे, इस माइनस को डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते, इस नेगेटिव संख्या को आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि इस वर्गमूल से जो भी चीज बाहर जाएगी वो जोड़े में होनी चाहिए, लेकिन माइनस जोड़े में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस -1 को i² मान लेते हैं। तो हमने क्या कम किया, i² = -1, क्योंकि समस्या को सॉल्व करना है। तो इन्हीं संख्याओं को जहां माइनस की समस्या आई वर्गमूल में, उसको सॉल्व करने की हमने इसको आयोटा का नाम दे दिया, आयोटा। तो अब ये 16i² हो गया। अब इसको कर लेंगे तो आपको 4i इसका आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इजीली समझ में आ गया हो। तो काल्पनिक समझ में आया, वास्तविक समझ में आया। अब एक नंबर और बचा है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, उसको भी समझ लो। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स को भी समझ लो। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो सम्मिश्र संख्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो हम क्या करते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो बराबर क्या आया, कॉम्प्लेक्स। जैसे इसका बेसिक फॉर्मेट होता है a + ib, या आप इसको कह सकते हैं x + iy। इसको कुछ भी कर सकते हैं, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं 4 + 3i, ये कौन सा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने लिखा √2 - का 3i, ये भी क्यों, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला वाला पार्ट क्या है, रियल। हालांकि i से पहले भी अगर रियल नंबर लिखा होता है तो वो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें i आना जरूरी है। तो मैंने कहा चलो बताओ कि भाई मैंने लिखा -7 + 4i, तो जितने भी नंबर मैं आपके सामने लिखा हूं वो सब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितने भी नंबर आप समझ में आ रहे हैं, आपको जितने भी नंबर आप पढ़ पा रहे हैं, वो सब किसका कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? एक नंबर और उसके बाद एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि मैंने शायद परिमेय और अपरिमेय संख्या पर हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, है ना। तो इससे पहले एक संख्या और बता दूं, फिर मैं आपको वो प्रॉपर्टी भी बताता हूं।
जिसको बोलते हैं हम, एक संख्या और है जिनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये कई बार पूछा गया। को प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ये दो संख्याओं के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड होती है। सह अभाज्य, एक को प्राइम होता है, ट्विंस प्राइम होता है, इन दोनों को समझ लो। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करता हूं तो को प्राइम नंबर क्या है? ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर ना हो, या आप कह सकते हैं HCF ऑफ बोथ नंबर ओनली वन, जिनका HCF एक हो, जो सिर्फ एक नंबर से ही कटे। एक, जैसे मैंने कहा 6 और 7, क्या इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नंबर है काटने वाला? आपने कहा नहीं। 6 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका HCF कितना है? 1 है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य। जैसे मैं बोलूं 8 और 13, क्या इसमें कोई कॉमन नंबर है जो काट देगा? इसमें ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स में कि दोनों संख्या प्राइम हो, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सिर्फ ये रिक्वायर्ड है कि दो नंबर का जो जोड़ा होगा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हालांकि 8 यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बो पैक क्या है, जोड़ा क्या है? को प्राइम का है, सहअभाज्य का है। अगर मैं बोलूं ऐसे कि भाई 3 और 7 ये भी को प्राइम नंबर है, अगर मैं बोलूं आपके सामने 2 और 8 तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका HCF 2 है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 काट देगा ना। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जहां पर दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर ना हो या उनका HCF 1 हो तो उनको को प्राइम नंबर कहा जाता है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बढ़िया। तो ट्विंस प्राइम क्या होता है, उसको भी छोटी छोटी बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं, तो ट्विंस प्राइम को भी समझ लो भाई, क्या है ये ट्विंस प्राइम। अभी ट्विंस प्राइम क्या है? ट्विंस मींस होता है जोड़ा, जुड़वा, जुड़वा संख्या है। तो ट्विंस प्राइम जो है, ट्विंस प्राइम क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ट्विंस प्राइम का मतलब होता है जब दो संख्याएं प्राइम नंबर हो और उनके बीच में एग्जैक्ट 2 का गैप हो, यानी दो अभाज्य संख्याओं के मध्य दो का अंतर है। उन्हीं संख्याओं को, यानी डिफरेंस बिटवीन टू, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी, डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, तो वो ट्विंस प्राइम या जुड़वा संख्या कहलाती है। जैसे आपने कहा 3 और 5, ये ट्विंस प्राइम का जोड़ा है, क्योंकि 3 और 5 की बात करेंगे तो दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। आप कहेंगे 5 और 7, सही बात है। 7 और 9, 7 और 11 नहीं होगा कभी, आप 7 और 11 लगा दें, क्योंकि 7 और 11 लगातार तो प्राइम नंबर है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस कितने का? 4 का है। ऐसे आप 2 और 3 को नहीं बोल सकते कि 2 और 3 ट्विंस प्राइम में, नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। तो ऐसी वो सभी संख्याएं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, और कौन सी हो सकती है? आपने कहा 11 13 हो सकती है, 17 19 हो सकती है। तो ऐसी संख्या जिनके बीच में एग्जैक्ट 2 का डिफरेंस होता है, उन संख्याओं को ट्विंस प्राइम कहते हैं, वो प्राइम नंबर होनी जरूरी है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी सबको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब मैं बात कर रहा था आपसे प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि मैंने आपको शायद ये संख्या सारी पढ़ा दी है अच्छी तरीके से, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर मैंने बढ़ा दी है आपको। अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्लोज प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, है ना। तो उसको देख लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं आपके सामने, हम बात करेंगे टेबल पर। एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टेबल पर ही तो समझाते हैं आपको कि कैसे ये प्रॉपर्टी काम करेंगी। हमने कहा ओके, प्लस पर और ऐसे हमने 4 ऑपरेशन रख दिए आपके सामने, एक प्लस, एक माइनस, एक गुणा और एक भाग। क्या ऑपरेशन है कि प्लस और मंजू अभी सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, इसके बाद सारा चीज बताऊंगा, परेशान ना हो आप। प्लस माइनस गुणा और डिवाइड, हमने कहा ये कौन से नंबर हैं? ये परिमेय संख्याओं के बारे में हम बात करें, ठीक है ना। अब परिमेय संख्याओं के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है,
देखो, दो परिमेय संख्याओं का योग ऑलवेज परिमेय, क्योंकि देखो 2 में आप 3 जोड़ेंगे तो 5 आया, परिमेय है। 1/2 में आप 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/6, ये भी परिमेय है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, एकदम करेक्ट बात। तो यहां पर प्रॉपर्टी यस हो जाए। सेम डिफरेंस में देख लो, क्योंकि परिमेय संख्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। आपने कहा -3 +8, तो ये +5 भी परिमेय है। आपने कहा 1/3 -1/2, तो आपने कहा कितना बचा, 6, 2 और 3 -1/6, ये भी क्या है, यहां पर भी प्रॉपर्टी लागू होगी यस। अगर हम गुणा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 1/3 में आपने 1/6 की गुणा कर दी तो 1/18 में है ना। आपने कहा ओके, आपने कहा कि 4 में मैं 1/3 की गुणा कर दूं तो 4/3, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी यस। डिवाइड की बात करें, आपने कहा 8 में 7 का डिवाइड कर दो। मैंने क्या कहा था, जितनी भी संख्याएं परिमेय होंगी 8 में 7 का डिवाइड करने पर जब भी संख्या प्राप्त होगी हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 8 P/Q के फॉर्मेट में लिखी हुई है। और जो भी संख्या P/Q के फॉर्मेट में होती है, बस Q 0 के बराबर ना हो तो वो सभी परिमेय संख्या। तो यानी हम कह सकते हैं क्या, कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑल द बेसिक ऑपरेशन। अब यहां पर एक बात ये तो समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करूं तो क्या होगा, ये थोड़ी सोचने की बात है ना। तो क्या होगा, ये तो सोचने की बात है ना। ओके, लेट्स सी। तो देखते हैं आपके सामने एक और चार्ट, उस पर मुझे बताइएगा कि ये परिमेय संख्या तो समझ में आ गई, क्या अपरिमेय संख्या भी इसको फॉलो करती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, अपरिमेय संख्या पर क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी इरेशनल नंबर पर। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं और उस पर प्रॉपर्टी लगाऊं, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। यानी संवरक नियम क्या कहता है, यहां पर समझ लेते हैं। 4 ऑपरेशन हमारे सामने आए और यहां पर हमने इसको डिवाइड कर, तो प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें या भाग, तो कंडीशन बनती है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है जी। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे आंसर दें, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज व्हाट। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है, तेजी से बताइएगा, बहुत जनरल टर्म है जी, क्या होगा, सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। जनरल भाषा में अगर हम आपसे बात करें तो याद रखिएगा, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है ना। कि अगर आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे, आपने पाई में पाई को ऐड किया तो 2 पाई हो गया ना, तो 2 पाई आपने कहा 2 रूट प्लस √2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2√2 हो गया, क्योंकि √2 एक क्या नंबर है, √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ गुणा किसी की भी करोगे तो ये अपरिमेय होगा। तो मतलब क्या हुआ, आपने कहा यस। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कुछ स्पेशल केसेस हैं, जिन केसेस में जो ये सम होगा वो रेशनल इरेशनल दोनों बन जाता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल बोथ, कई बार ऐसा देखा गया है। कैसे बताता हूं कोई किसी के, हाँ जी, तो ये सवाल पूछा गया है ट्रू और फॉल्स है, तो याद रखना, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज बी इरेशनल। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहां पर ये बोल दिया गया है कि सम ऑफ रेशनल नंबर में भी रेशनल इरेशनल बोथ, क्योंकि कई बार ऐसी संख्या दिख जाती है जहां पर आप इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो मैंने एक चीज आपके सामने देखी, ध्यान से देखना, कि मैंने कहा एक संख्या है मेरी अपरिमेय, मैंने लिखा 1 + √2, एक संख्या मेरी 1 - √2, ध्यान देखना, ये ए है और ये बी है,
अगर मैं इन दोनों संख्याओं को, दोनों भी क्या है, क्योंकि दो एक संख्या में अगर आप रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, रेशनल नंबर को, तो इरेशनल हो जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस का √2, तो √2 से √2 कट जाए, तो इस केस में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा 2, तो रेशनल नंबर है। तो कुछ स्पेशल केसेस में अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो रेशनल भी रिजल्ट दे सकती हैं, लेकिन अगर प्योरली हम बात करें कि वो संख्या के साथ कुछ भी जुड़ा घटा नहीं है, तो वो संख्या हमेशा प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ऐसी माइनस में घटाव भी क्या होता है इनका, यस, इनका अंतर भी क्या होता है, इरेशनल होता है। मल्टीप्लीकेशन भी इरेशनल होता है और डिवीजन भी इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि पाई में पाई का डिवाइड करोगे तो ये 1 दे देगा आपको। तो डिवीजन जो होता है वो हर केस में रेशनल ही होगा, क्योंकि सेम संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करते हो तो हमेशा 1 देगा। तो अगर हम बात करते हैं इस पर भी यस, इस पर भी यस, इस सब पर यस, यानी अपरिमेय संख्याएं भी अपनी चारों प्रॉपर्टी के साथ क्लोजर होते हैं अगर वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में है। अगर संख्या मिश्रित संख्या है तब उस केस में ये संख्याएं बदल जाती हैं और वो स्पेशल केस बन जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो देर किस बात की, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आगे बढ़े। और अब नेक्स्ट सेशन में आपको इसके आगे का चैप्टर लेके चलेंगे, जहां पर हम क्या बात करेंगे, अब हम यूनिट टेस्ट को निकालने की बात करेंगे और उस पर सवालों को समझेंगे और लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।